जय हिंद दोस्तों, स्वागत हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम मौलिक अधिकार जो का आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपके पॉलिटिकल साइंस बीए द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र तथा माइनर जिनका है बीए चतुर्थ सेमेस्टर में है उनका पॉलिटिकल साइंस जिनकी माइनर है उनका यह प्रश्न पत्र लगा। हमने प्रॉपर फर्स्ट वीडियो में चर्चा किया हुआ है कि यह वीडियो कहीं क्लियर रहने वाला है। बाकी जो भी लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं जिनमें भी मतलब कि इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था लगा हुआ है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम जितना डीपली से चर्चा करेंगे चाहे आपकी पीएचसी एग्जाम दें ये पीसीएस हो या आर हो, वो भी आपकी परीक्षा में जो आपका पॉलिटी से प्रश्न है वो नहीं छूटेंगे, हमें उम्मीद है। फिर अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए। तो आज स्टार्ट करेंगे। आपका टॉपिक आज हमारा है क्या, फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार। तो पहला प्रश्न ये आपके सामने रहा कि जो मौलिक भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या उल्लेख किया गया। तो बेसिक प्रश्न हमने पहले भी बताया था, जो लोग वीडियो देखेंगे पिछला बताया हुआ कि भाग से प्रश्न आएंगे ही, तो आपको पता होना चाहिए तो किस लिए उल्लेखित है। तो ये जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए जो फंडामेंटल राइट है। और 2 में क्या थे, नागरिकता में पहले ही प्रॉपर करा दिया है। इस जितने भी प्रश्न में बन सकता था हमने डीपली में जाकर इस प्रकार से जो भी लेवल होना चाहिए उसे कई गुना बढ़ाकर करा दिया है। हमें उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए क्या दिक्कत रही दोस्तों, उसका मतलब कि ये प्रकार से क्या कहते हैं उसके बारे में सोचा जाएगा। और अगर नहीं देखें वीडियो तो जाइए प्लीज़ वीडियो एक बार देखिए, हमें उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका उल्लेख किया गया। वही ये भी प्रश्न तो आता है कि 12 से 35 किसका उल्लेख है, तो वही फंडामेंटल राइट विकल्प नंबर बी मौलिक अधिकार या फिर मूल कर्तव्य कोई भी आए ये भी दोस्तों है। नेक्स्ट प्रश्न कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों। हमने बताया हुआ प्रॉपर कि नागरिकता कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, भाषा कहाँ से ली गई दोस्तों। ये प्रश्न तो कि बेसिक से ही प्रश्न आते हैं परीक्षा में आएंगे दोस्तों। तो ये भी आ सकता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो लिए गए हैं यूएसए से, अमेरिका से, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कि विश्व में पहली बार किस देश ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया, तो किसने किया दोस्तों। इसके संबंधी जो कहानी है आपको सुना दी, थोड़ी सी छोटी कहानी है, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा आपको मजा आएगा। दोस्तों बात करें फंडामेंटल राइट की, तो दोस्तों विश्व में कहीं भी फंडामेंटल राइट की मतलब नहीं प्रदान किए गए थे। तो पहली बार दोस्तों ब्रिटेन में 1215 ईस्वी, कौन सी तारीख थी 1215 ईस्वी में, उसमें राजा थे ब्रिटेन के किंग जॉन राजा थे दोस्तों। तो वहाँ की जो उनकी जनता थी उन जनता के राजा के पास गई कि आप महाराज जो भी कहते हैं हम करते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते कि हमारे मतलब कि आपके दायित्व कुछ हमारे प्रति भी तो हैं, हमारे भी तो कुछ अधिकार हैं, तो आप हमारे अधिकार बता दीजिए मतलब कि हमारे क्या अधिकार रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे जब भी होते हैं आप हमारे अधिकारों के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं करते हैं। तो दोस्तों वहाँ के जो ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉन, तो 1215 में पहली बार मतलब कि ब्रिटेन के नागरिकों को मतलब कि एक प्रकार से अधिकार प्रदान किए। तो इसलिए जो अधिकार प्रदान किए तो उसको कहा जाता है मूल अधिकार का मैग्ना कार्टा दोस्तों, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि पहली बार मतलब कि मूल अधिकार प्राप्त किए, तो एक प्रकार से अधिकार को दिए उसको मौलिक अधिकार ही कहते हैं, उस अधिकार नागरिक को प्रदान किए। क्योंकि आपको पता है कि वो मौलिक अधिकार जो नागरिक को प्रदान किए गए मतलब कि नागरिकत्व मतलब जो नागरिक भारत के हैं उनको प्रदान किए गए राज्य के विरुद्ध दावे हैं, जो कि राज्य के विरुद्ध मतलब लड़ने के सकते हैं कि वे आपको जब अनुच्छेद 32 पढ़ाएंगे उसमें पता चलेगा इस तरह से कि किस प्रकार रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, कैसे आपका अगर हनन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं इनके खिलाफ दोस्तों। इतनी दोस्तों है इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, आपको पता होना चाहिए कि क्या हमारे अधिकार दोस्तों हैं। ये बहुत ही मतलब कि ये प्रकार से क्या कहते हैं सेंसिटिव टॉपिक, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आपके लिए रहने वाला है। तो पहली बार विश्व में ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने 1215 में अपने देश के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए जिसको अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो प्रश्न क्या है, विश्व में पहली बार किस देश ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए, तो कौन थे, ब्रिटेन। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों ये प्रश्न आया कि पहली बार किस देश ने संविधान में दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रिटेन संविधान लिखित संविधान नहीं है दोस्तों, तो संविधान लिखित संविधान ही नहीं, तो दोस्तों संविधान में कैसे उल्लेख हो, तो सिर्फ मतलब कि एक मतलब ले होंगे पेज लिख कर दे दिए कि आप जाइए आपके अधिकार रहे। लेकिन ये आपको बताया जाए कि प्रॉपर संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है, किस देश ने उल्लेख कर दिया कि आपके मतलब कि नागरिकों को हमारे अधिकार रहेंगे। तो दोस्तों जो विश्व का पहला लिखित संविधान था वो क्या था, वही था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उसने ही पहली बार जो अपने संविधान में बिल ऑफ राइट नामक मतलब कि जैसे अपने जो अपना भारतीय संविधान उसमें लगा फंडामेंटल राइट, ठीक उसी प्रकार जो अमेरिका का जो संविधान उसमें लगा बिल ऑफ राइट, उसको मूल अधिकार ही कहते हैं दोस्तों। तो उसने पहली बार जो है लिखित रूप से नागरिकों को अधिकार प्रदान किए दोस्तों। तो अगर बात की जाए संविधान के द्वारा किस राष्ट्र ने या किस देश ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए, तो अमेरिका है या पहली बार आया तो क्यों नहीं, ब्रिटेन है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर यह प्रश्न आता है कि जो मौलिक अधिकार कहाँ लिए गए, तो अमेरिका से ही लिए गए, उसने ही संविधान में इसका उल्लेख किया हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर 19 नंबर प्रश्न का होगा ब्रिटेन दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न
आएगा बीसी का उसका उत्तर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। हमने पहले बताया कि पहली बार की देश संविधान के द्वारा, तो कौन है, वो अमेरिका है, बिल ऑफ राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि कराची अधिवेशन जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था, उसमें मौलिक अधिकार की मांग किसने की दोस्तों। जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें मौलिक अधिकार की मांग किसने की, जैसे भारत में उसमें मांग हो रही ना, जैसे स्वराज बिल द्वारा जैसे फंडामेंटल राइट की मांग, जैसे संविधान सभा की मांग हुई थी कि हमको भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा चाहिए, ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन से समय समय पर फंडामेंटल राइट की भी मांग होती रही दोस्तों। तो ये प्रश्न आया है कि कराची अधिवेशन में किसने कहा कि हमको मूल अधिकार चाहिए, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने ही विचार रखा था कि कराची अधिवेशन में कि हमको फंडामेंटल राइट चाहिए दोस्तों। ये प्रश्न है दोस्तों बीपीएससी का जो प्रश्न पत्र उठाइए 2023 का, जो बिहार पीसीएस है दोस्तों, उसका प्रश्न पत्र उठाइए 2023 का दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट हुआ प्रश्न पेपर हुआ जो, उसमें देखिए प्रश्न प्रॉपर दिया हुआ है कि कराची अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग किसने की, तो पटेल ने ही मांग की थी, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इससे संबंधित कहानी दोस्तों है कि जो समय समय पर दोस्तों आपको पता है कि जो हमने संविधान सभा पढ़ाया था, तो हमने प्रॉपर पूरी कहानी बता दी थी कि किसने कब और किस पुस्तक में मांग की। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो मूल अधिकार है उसकी भारत में मांग की गई है दोस्तों। तो जब कराची अधिवेशन तो होगी पटेल की बात, लेकिन दोस्तों जो नेहरू रिपोर्ट दोस्तों है, तो नेहरू रिपोर्ट से इंटरेस्टिंग कहानी ये दोस्तों ये है कि आपको पता होगा जो 1919 का एक्ट जो आया था, इस एक्ट के माध्यम से जो ब्रिटेन की सरकार है वो प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट किया था दोस्तों। तो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया था, उसके पश्चात ब्रिटेन की सरकार ने कहा था कि 10 साल पश्चात हम इस जो अधिनियम 1919 का जो अधिनियम है, इस पर हम जबकि इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि कहाँ तक सफल रहा और जो भविष्य में है किस प्रकार से भारत के लिए कानून बनाना चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों ये एक्ट 1929 में आना चाहिए था, बट ब्रिटेन में चुनाव थे इसलिए 1928 में ही साइमन कमीशन दोस्तों आया था। इसके बारे में पहले बताया हुआ है दोस्तों। साइमन कमीशन इसलिए आया था जो 1919 का जो एक्ट है उसके मतलब कि अध्ययन करे ये कहाँ तक सफल रहा और भविष्य में किस प्रकार से कानून बनाया जाए। लेकिन दोस्तों इसका बहिष्कार किया गया इसलिए क्योंकि दोस्तों ये इसमें सिर्फ अंग्रेजी सदस्य थे, कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया गया था, सिर्फ अंग्रेजी थे। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको जहाँ गया दोस्तों वहाँ इसका बहिष्कार हुआ, क्योंकि भारतीय सोच रहे थे कि जब इसमें भारतीय शामिल ही नहीं है तो इनको क्या पता कि भारतीयों की क्या मांगे हैं, क्या भारतीयों के लिए होना चाहिए, कैसे हमारे भविष्य का निर्णय ले सकते हैं दोस्तों। इसलिए का बहिष्कार किया गया। उसी बहिष्कार करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी लाठियों के वार से दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब बहिष्कार किया गया तो उसमें भारत के सचिव थे बर्किनहेड दोस्तों। तो उन्होंने भारतीयों को चुनौती दे दी कि अगर आप इतने मतलब कि योग्य हैं कि आपको लगता है कि हम संविधान के मतलब कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए अधिकार है, हमारे लिए संविधान क्या होना चाहिए, तो आप पहले हमको एक संविधान बनाकर दीजिए जिसमें भारतीय जितनी भी पार्टियाँ हैं उस समय जितनी, जैसे उसमें मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस तो बड़ी सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस मुस्लिम लीग और अन्य भी छोटी छोटी पार्टियाँ थी दोस्तों उसमें उस समय वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि अगर जितनी पार्टियाँ हैं भारत की अगर वो सहमत हो मतलब कि हाँ मतलब ये प्रकार से सहमत हों, अगर कोई ऐसा मतलब ड्राफ्ट बनाकर अगर दीजिए हमको दिखाइए तो हम मान लेते हैं कि आप योग्य हैं और आपको नहीं शामिल किया गया साइमन कमीशन में, तो हमको बताइए जैसे कि ये प्रकार से चुनौती दी भारतीयों को। तो यह चुनौती किसने स्वीकार कर ली दोस्तों, इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया। लेकिन दोस्तों नेहरू रिपोर्ट क्यों असफल हो गई, क्योंकि दोस्तों जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो दोस्तों क्या लेकर आए 14 सूत्री फार्मूला दोस्तों। उन्होंने कहा मोतीलाल नेहरू से कि बाकी सब ठीक है बट जो 14 जो बिंदु हैं वो हमारे हिसाब से हमें लिख लीजिए। तो उन्होंने कहा ये उचित नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की मांग को कर रहे थे ना, तो कहा ये उचित नहीं है दोस्तों। तो इसलिए ये मतलब कि जब ये नेहरू रिपोर्ट लेकर गए ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन ने साफ ही मना कर दिया, क्योंकि कहा कि हमने पहले शर्त रखी थी कि आप ऐसा मतलब कि कानून बनाइए इसमें भारत की सारी पार्टियाँ सहमत हो, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग असहमत दिखा रही है, तो आप असफल रहे। लेकिन दोस्तों नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई थी दोस्तों, ये रही कहानी। क्योंकि इसका सार ये है कि कई प्रश्न आता है कि नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई थी, तो थी दोस्तों, उसमें मांग की गई थी कि मूल अधिकार की दोस्तों। बट जब पूरी रिपोर्ट ही निरस्त होगी तो फंडामेंटल राइट की मांग कहाँ होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट की मांग की गई थी दोस्तों, और ये कराची अधिवेशन में सरदार पटेल ने मांग किया था। लेकिन दोस्तों ये प्रश्न आता है कि जो 1935 का अधिनियम आया दोस्तों, जब नेहरू रिपोर्ट दोस्तों, अब एक कहानी से आगे सुनिए दोस्तों, जब नेहरू रिपोर्ट जो रद्द हो गई दोस्तों, तत्पश्चात दोस्तों क्या हुआ, तत्पश्चात इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन हुए, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो आप जब छठे सेमेस्टर में आएंगे तो आप पढ़ेंगे। जब गोलमेज सम्मेलन दोस्तों जब हुआ मतलब कि ब्रिटेन में, उस समय प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड दोस्तों, उसने इंग्लैंड में तरह की गोलमेज सम्मेलन आयोजन क्यों, क्योंकि भारत में किस प्रकार का कानून होना चाहिए दोस्तों। उसमें सभी लोग भाग लिए, 3 हुए, 31 में हुआ, 31 में हुआ, 32 में। प्रश्न आता है कि परीक्षा में कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था, द्वितीय कब हुआ 31 में, तृतीय और तृतीय कब हुआ 1932 में। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, हो सकता है परीक्षा में आ जाए। इतनी दोस्तों मैं कहानी सुना रहा हूँ दोस्तों, अगर इसमें प्रश्न आते हैं दोस्तों आपको छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए दोस्तों, जो बी आर अम्बेडकर दोस्तों हैं तीनों में शामिल हुए दोस्तों।
और इनका ही मानना था कि हमको मतलब एक प्रकार प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहिए, जो कि क्या है दलित वर्ग का दोस्तों, उसके चाहिए। बाकी जो मोहम्मद जिन्ना है, 2 मतलब कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, मतलब पार्टिसिपेट किया, लेकिन तृतीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों। लेकिन अगर बात करें कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी गए थे दोस्तों गोलमेज सम्मेलन में। इस तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तत्पश्चात दोस्तों ये तीन गोलमेज सम्मेलन के पश्चात आया भारत शासन अधिनियम 1935, जो आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े बताइएगा, हम लोग पढ़ा देंगे उसको अच्छी प्रकार से। तो भारत शासन अधिनियम 1935 आया दोस्तों। तो मजे की बात यह है दोस्तों, जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उसमें भी फंडामेंटल राइट की मतलब कि स्थान नहीं दिया गया। तो ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि 1935 के मतलब कि शासन अधिनियम आया था, उसमें मूलाधिकार थे या नहीं, तो नहीं थे दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, ये रही मतलब कि कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर आ जाए परीक्षा में तो आपको पता हो कि हाँ, हो सकता है कि 1935 में प्रदान किए गए हों, तो 1935 में भी मतलब कि फंडामेंटल राइट नहीं दिए गए थे दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रहे फंडामेंटल राइट के संबंधित कहानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 किससे संबंधित दोस्तों मैं बता दें कि अनुच्छेद जो फंडामेंटल राइट हैं, तो भाग 3 में उल्लेखित हैं और लिए कहाँ से किए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। इसमें 12 से और 35 तक अनुच्छेद दिए हुए हैं। टोटल अनुच्छेद कितने आप लोग गिन लीजिएगा, 12 स्वयं है, बाकी 35 है। तो अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई, किसकी परिभाषा दी गई, राज्य की परिभाषा दी गई। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है, आपको भली बात पता है कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो पहले व्यक्ति को, नागरिक को पता तो होना चाहिए कि राज्य क्या है। तो इसमें पहले ही बताया गया है कि राज्य तुम क्या है, मतलब कि किससे आप मतलब कि अपने दावे मतलब कि आप कह सकते हैं कि हमारा उल्लंघन हुआ। तो ये प्रॉपर इसमें समझाया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य से संबंधित कोई भी मतलब कि कोई संस्था है, जैसे राष्ट्रीय बैंकें हैं और जैसे ग्राम पंचायत जो प्रधान दोस्तों होता है, वो भी दोस्तों राज्य ही है। वो भी अगर आपका फंडामेंटल राइट खंडन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों। तो ये सब राज्य है, सब बताएगा अनुच्छेद 12 में दोस्तों। लेकिन इसमें आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर रहे हैं, तो आप दोस्तों विशेष में लिख लीजिए कि जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है दोस्तों है, वो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत नहीं आती है, अर्थात तो राज्य के अंतर्गत नहीं आती है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर यह प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या नहीं आता, तो न्यायपालिका नहीं आती है। यही आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 12 में क्या दिया है, राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की डिफिनीशन, स्टेट की डिफिनीशन अनुच्छेद 12 में दिया हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में दोस्तों इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, 17 में किसका अनुच्छेद किया गया, प्रयोग किया गया। तो अनुच्छेद 17 दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये है अनटचेबिलिटी अर्थात अस्पृश्यता का अंत दोस्तों, अनुच्छेद 17 में दिया हुआ दोस्तों। तो अस्पृश्यता क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना कि जैसे छुआछूत कहते हैं इसको, एक प्रकार से। तो इसका इसमें अंत हुआ है, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में एक दंडनीय अपराध है दोस्तों, आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। इसी संबंध में जयसिंह बनाम मतलब की एक बात सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर कहा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये क्या कहते हैं, जो अस्पृश्यता दोस्तों है दंडनीय अपराध है। इसके संबंध में उसने कई कानून बनाए गए, जैसे कि क्या कानून बनाया गया, पहला कानून बनाया गया है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया दोस्तों। और नेक्स्ट बनाया गया SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया दोस्तों। और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। ये सारे कानून अनुच्छेद 17 के अधीन ही आते हैं दोस्तों। इसमें जो केस गया था जयसिंह बनाम भारत संघ 1976 में दोस्तों, इसमें ये कहा गया कि अस्पृश्यता होती क्या है। तो लेकिन दोस्तों जो हमारे संविधान उसमें मतलब कि अस्पृश्यता का परिभाषित नहीं किया गया, ये नहीं बताया गया कि अस्पृश्यता होती क्या है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि अस्पृश्यता जो है एक पाप है। तो उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनटचेबिलिटी दोस्तों है, अनटचेबिलिटी अर्थात अस्पृश्यता, वो एक ऐतिहासिक दोस्तों बताया, क्योंकि इसकी प्रॉपर परिभाषा नहीं दी हुई, लेकिन फिर भी इसको छुआछूत एक प्रकार से मान लीजिए, जो है एक प्रकार से दंडनीय अपराध है, जो अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। तो एक प्रकार से अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा भी आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। 1418 जो समता का अधिकार है, 1922 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23-24 क्या है, तो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों। नेक्स्ट 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता दोस्तों, 29-30 क्या 29-30 तो ये दिए गए हैं जो माइनॉरिटी है, या क्या कहते हैं माइनॉरिटी की हिंदी वही होता है जिनकी संख्या कम है दोस्तों, तो उनके लिए अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। और 32 तो वही है संविधान की आत्मा या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके माध्यम से ही आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, तो आपका कोई फंडामेंटल राइट या भी कोई मतलब मूल अधिकार का हनन होता है। तो ये प्रश्न इस प्रकार आ जाते हैं परीक्षा में कि एक तरफ ये होंगे अनुच्छेद, एक तरफ दिया होगा मतलब कि अधिकार। यह पूछेगा कि भारत संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता कितने अनुच्छेद में दी हुई है, तो 25 से 28 दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है दोस्तों। अब बता दें 14 और हाँ तो दोस्तों ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न आया हुआ था, हो सकता है परीक्षा में आपके में भी आ जाए। तो प्रेस की स्वतंत्रता बताया हुआ है, तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी है, तो दी है अनुच्छेद का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए में, अर्थात हिंदी में आपको लिखा मिलेगा अनुच्छेद का क्लॉज 1 का क्लॉज सब क्लॉज का आपको मिल सकता है तो परीक्षा में। तो अनुच्छेद मतलब कि क्लॉज मतलब अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए में प्रेस की स्वतंत्रता दी हुई है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बड़ा प्रश्न लगभग है आपके परीक्षा के लिए, इंपॉर्टेंट है, हमने एक ही जगह रख दिया है इसको, तो इसको छोटा कर तभी आएगा, लंबा प्रश्न है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। हाँ दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये 26वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूची ए को सूची 2 सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं इधर प्रावधान, एक तरफ दिए गए अनुच्छेद दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद पहला है यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्र आज़ादी, फिर सभा सम्मेलन की आज़ादी, या फिर संगठन बनाने की आज़ादी, या फिर स्वतंत्रता भ्रमण की, स्वतंत्र भ्रमण की। कहाँ भारत में सर, विदेश में नहीं दोस्तों, विदेश की बात होगी अनुच्छेद 21 में दोस्तों, जो इसमें दिया गया निजता का अधिकार, इसमें स्वतंत्र भ्रमण मतलब भारत में भ्रमण कर सकते हैं। नेक्स्ट है निवास की आज़ादी, कहाँ भारत में, इच्छा अनुसार व्यवसाय, कहाँ भारत में दोस्तों। तो दोस्तों ये दिए गए हैं प्रावधान, और ये दिए गए अनुच्छेद की, इसमें यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया है दोस्तों, ये प्रॉपर प्रश्न दोस्तों डायरेक्ट परीक्षा में आया था और पूछा गया था कि मैच द कॉलम कीजिए। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो जो भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी दोस्तों है वो 19 का क्लॉज जो ये है, मतलब 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, और जो सभा सम्मेलन की आज़ादी है वो दिया गया 19 का क्लॉज का 1 का सब क्लॉज बी, और जो आज़ादी संगठन बनाने की आज़ादी है दोस्तों, यह दिया गया है अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी, और 4 का दिया गया है अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 का क्लॉज सब क्लॉज क्या डी दोस्तों। और निवास की आज़ादी दी गई दोस्तों अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 और सब क्लॉज का ई दोस्तों। और जो 6 नंबर दोस्तों हमारा दिया गया है, तो इच्छानुसार व्यवसाय की आज़ादी दोस्तों, तो यह है अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 और सब क्लॉज क्या जी दोस्तों, क्योंकि एफ दोस्तों नहीं है, एफ में दोस्तों दिया हुआ था क्या संपत्ति का अधिकार, जो कि कब हटा दिया गया, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब यह अधिकार अनुच्छेद 300 के काम में जोड़ दिया गया है, ये हो गया एक कानूनी अधिकार, लीगल राइट, ना कि अब मौलिक अधिकार बचा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप मिलान कर लीजिए यहाँ पर दोस्तों, ये प्रश्न आया था दोस्तों परीक्षा में, डायरेक्ट प्रश्न आता है क्या, एक तरफ ये होगी अनुच्छेद, एक तरफ ये होगी सूची, आया पूछेगा मिलाइए, तो मिलाइए कैसे मिलाइए। तो पहला है 1 का ए, तो 1 का ए देखिए किसमें है, तो 1 का ए इसमें दिया हुआ, 1 का ए सिर्फ 2 में दिया गया है, एक पहले में दिया हुआ है और एक सी में दिया हुआ है। फिर देखिए 2 का, सॉरी 1 का ये नहीं है, मतलब कि 1 का भाषण और व्यक्ति की आज़ादी, तो फर्स्ट है और फर्स्ट को मिलाना है तुमको अनुच्छेद 1 का ए में मिलाना, तो ए का 2 होना चाहिए सही, तो ए का बी, क्योंकि इसमें दिया हुआ है ना, ये है फर्स्ट का, तो ए का बी किसमें दिया हुआ है, तो ए का बी दिया हुआ है 2 में दिया हुआ है, बी और डी में दिया हुआ है। इसको छोड़िए, फिर चेक करते हैं 2 में, तो 2 का होगा बी, तो 2 का होगा यहाँ पर सी में दिया हुआ ना अनुच्छेद सब क्लॉज बी, तो 2 का सी देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, तो 2 का सी, तो 2 का सी सिर्फ एक में दिया हो ना, 1 का बी 2 का सी, तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर डी सही है दोस्तों है। अब दोस्तों इसको याद कर कैसे करेंगे दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ही दोस्तों कन्फ्यूजन वाला दोस्तों, बहुत ऐसे स्टूडेंट जो पीएचडी की तैयारी करते हैं फिर उनको याद नहीं होता है, तो आपको याद कराएं, कैसे आप याद करेंगे दोस्तों इसको, तो इसको इस प्रकार से याद कर लीजिए। जो कोई व्यक्ति है तो पहले वो क्या करेगा, पहले मान लो भाषण देगा, भाषण को पहले अभिव्यक्ति करेगा, जब अभिव्यक्ति कुछ करेगा दोस्तों तो आसपास के लोग उसको सुनने के लिए आएंगे दोस्तों ना, जो सुनेंगे तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है, कोई नेता है ऐसे बोल रहे हैं तो कोई सुनने तो आएगा ना, नहीं, तो जब सुनने के लिए आएंगे तो सभा हो जाएगा, सभा सम्मेलन हो जाएगा ना, तो सभा इकट्ठा होगी, जब सभा होगी तब कोई संगठन बनेगा, जैसे जब पूरी चर्चा होगी तो कोई संगठन बनेगा ना, तो फिर संगठन 10% बनेगा, तो संगठन बन गया, जब संगठन बन गया तब वो मतलब कि उसमें कहा गया था कि आप जाइए और मतलब प्रचार करिए, तो क्या करेंगे वो भ्रमण करेंगे, तो उसमें 3 नंबर पर आएगा, तो 4 नंबर पर आएगा भ्रमण का, तो आप भ्रमण करिए, तो भ्रमण करने के बाद क्या है, कुछ लोग जैसे भ्रमण करने जाएंगे तो कुछ लोग वहीं मतलब कि निवास करने की इच्छा करेगी तो लोग निवास करेंगे, तत्पश्चात कुछ लोग ऐसे होंगे जो यह प्रक्रिया जो शुरू हुई थी भाषण और मतलब कि संगठन बनाने की, उसको व्यवसाय अपना समझ लेंगे, तो व्यवसाय होगा। इस प्रकार से किसी प्रकार से आप मतलब कि याद कर सकते हैं। बाकी अनुच्छेद ये है, इस समय अनुच्छेद 19 है और क्लॉज 1 है, बाकी दोस्तों आप A B C D E
यब को छोड़कर जी, ये अनुच्छेद दोस्तों हैं। या आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है। क्योंकि यह है नहीं प्रेजेंट टाइम में, यह हटा दिया गया है, आपको बता दिया 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से, क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार था तो हटा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको पढ़ा कर लेते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था दोस्तों, बताया तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया था दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संशोधन में भूतलक्षी विधियों का संरक्षण दोस्तों। भूतलक्षी विधियों का, भूतलक्षी क्या होती हैं पहले समझे, भूतलक्षी होता क्या है पहले समझे। प्रावधान इसमें दिया गया दोस्तों, तो प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 20 में, विकल्प नंबर फर्स्ट में, अनुच्छेद 20 में ही प्रावधान दिया गया भूतलक्षी। तो अनुच्छेद 20 के दोस्तों 3 क्लॉज हैं, कैसे? अनुच्छेद 20 का एक क्लॉज 1 है, एक क्लॉज 2 है, एक क्लॉज 3 है। तो 19 फर्स्ट में क्या गया, इसमें दिया गया दोहरे दंड से निषेध। दोहरा दंड मतलब क्या होता है, इसमें यह होता है जैसे कोई व्यक्ति हमारे चोरी किया तो उसको दो बार दंड नहीं दिया जा सकता, सिर्फ एक ही बार दंड दिया जा सकता है। नहीं कि हाई कोर्ट गया तो मतलब कि दंड, मतलब कि कोई व्यक्ति आया दूसरा दंड दे दिया, तो कोई आया तीसरा। तो इसलिए एक प्रकार से उल्लेख किया गया है कि एक सजा के लिए 2 दंड नहीं प्रदान किए जा सकते, सिर्फ एक ही दंड होगा, वो चाहे जो हो। तो दोस्तों अनुच्छेद 20 का क्लॉज फर्स्ट ये कह रहा है कि दोहरे दंड से निषेध या फिर संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण एक प्रकार से। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि भूतलक्षी विधियों से संरक्षण का मतलब ये है जैसे कि वर्तमान में जैसे कि कोई व्यक्ति है, वर्तमान में जैसे कि माना कि कोई मतलब कि जैसे जुर्म की सज़ा मृत्युदंड है, मान ले सॉरी मृत्युदंड न रखें, समझने के रख ले कि हाँ कोई जैसे कि कोई जुर्म है उसकी सज़ा मतलब कि आप 5 साल की सज़ा है जेल 5 साल की, लेकिन आप वो सज़ा कर रहे हैं, आप मतलब कि कर दिए, मतलब कि आज उस मतलब की सज़ा 5 साल है, आप वो जुर्म कर दिए, लेकिन जब आपका केस गया, जब आपकी सुनवाई हुई, तब वही जुर्म की सज़ा 10 साल हो गई। तो इसका मतलब जानते हैं क्या, आपको 10 साल सज़ा मिलेगी? नहीं मिलेगी दोस्तों, सज़ा वही दी जाएगी जब जिस समय आप जुर्म किए होंगे उस समय जो आपकी सज़ा मतलब उस जुर्म की जो भी सज़ा प्रदान की जाएगी वही सज़ा आपको प्रदान की जाएगी, प्राप्त होगी। इसलिए दोस्तों इसमें है भूतलक्षी विधियों से, जैसे कि पता लगे कि आज आप जुर्म किए, उसकी सज़ा 2 साल थी और जब आपका केस गया वही सज़ा उसमें 10 साल हो गई, तो आपको 10 साल सज़ा नहीं मिलेगी, आपको 2 ही साल की सज़ा मिलेगी दोस्तों। इसमें भूतलक्षी विधियों से संरक्षण दिया गया है। और 3 में क्या है, 3 में दोहरे दंड से मतलब कि स्वयं के विरुद्ध गवाही, क्या कहते हैं, स्वयं के विरुद्ध, तो गवाही से संरक्षण में दिया गया है। तो ए में क्या है, ए में है जो बीच का क्लॉज 1 है, 2 में है मतलब कि भूतलक्षी विधियाँ, और फर्स्ट में क्या है वही बताया ना, और थर्ड में है वही गवाही दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इतना डीपली आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भूतलक्षी विधियों का है संरक्षण, तो है 20, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निजता का अधिकार दोस्तों, एक कैसे इंपॉर्टेंट दोस्तों है, निजता का अधिकार है, इसी में दोस्तों विवाह करने का अधिकार, टाइपिंग करने का अधिकार, अच्छा वातावरण का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, सारे अधिकार दोस्तों इसी में है दोस्तों। तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है दोस्तों, इसे कहते हैं निजता का अधिकार दोस्तों। यह प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों अनुच्छेद हो जाता है, मतलब कि सभी व्यक्तियों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिकार जो आपके लिए होने अनिवार्य चाहिए। इसमें है कि मतलब कि एक प्रकार स्वच्छ वातावरण प्राप्त करने का अधिकार है, टाइपिंग करने का अधिकार है, और विवाह करने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, इस सारे अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। तो निजता का अधिकार दोस्तों है अनुच्छेद 21, इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के किससे संबंधित दोस्तों, पहले इसको याद रखें कि जोड़ा कब गया दोस्तों, क्योंकि जहाँ पे दोस्तों कैपिटल ए लगा हो आप समझ जाए कि इसको जोड़ा गया अलग से। तो ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम जोड़ा गया दोस्तों। तो इसमें उल्लेख क्या किया गया, इसमें उल्लेख ये किया गया है कि जो शिक्षा का अधिकार दोस्तों है, शिक्षा है कितने वर्ष तक, 6 से 14 साल दोस्तों, कितने वर्ष, 6 से 14 साल दोस्तों, ये शिक्षा का अधिकार दोस्तों दिया गया है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें शिक्षा का अधिकार विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के संशोधन में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, कौन सा है वो, तो वो अधिकार है वो अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 32 दोस्तों है, इसलिए कहा तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। अगर अनुच्छेद 32 ही न होगा, जितने भी आपको अधिकार प्राप्त किए गए हैं वो आपके मतलब व्यर्थ हैं, क्योंकि कोई भी अगर आपका अधिकार हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत ही डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं कि हमारे अधिकार इस व्यक्ति ने या इस राज्य संस्था ने हनन किया है, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी दोस्तों। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर जो थे, जिन्होंने संविधान बनाया है, वो जनक ही कहा जाता है, संविधान के पिता ही कहा जाता है, उन्होंने इस अनुच्छेद को मतलब संविधान की आत्मा कहा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपके अनुच्छेद रहे फंडामेंटल कितने दिए थे, हमने बताया था अनुच्छेद 12 से स्टार्ट हुए हैं, अनुच्छेद 35 तक दोस्तों हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो रिवीजन करिए। तो अनुच्छेद 12 स्टार्ट करते हैं, 35 तक पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ, अनुच्छेद 12 में दिया गया राज्य की परिभाषा। 13 में क्या दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 13 में दिया हुआ है कि राज्य कोई ऐसी विधि की डिमांड नहीं करेगा जो
फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हो दोस्तों। तो इसमें 3 क्लोज हैं। कौन है? 1, 2, 3 3 क्लोज हैं, फिर चौथा जोड़ा गया दोस्तों 24वां संशोधन के माध्यम से दोस्तों। तो पहले पढ़ते हैं एक में ये कहा गया है कि जो जैसे कि कुछ ऐसी विधियाँ थी जो पहले ही मतलब भारत में विद्यमान थी, ये कानून कुछ विद्यमान थे जो कि संविधान के मतलब जो संविधान बना है उसके विरुद्ध थे, मतलब जो फंडामेंटल राइट हैं उसके विरुद्ध थे। जब जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन से मतलब कि ये प्रकार से मतलब कि हट जाएंगे, मतलब कि तुरंत रद्द हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे विधि हैं जो बाद में संविधान के बाद में बने हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि जब कोई भी कानून बनता है ना, तो पहले बिल पास, जैसे कि मान लिया कि भारत संसद कानून बना रही है, तो पहले लोकसभा में बिल प्रस्तुत होगा या फिर राज्यसभा में, कहीं भी जो विधेयक प्रस्तुत होगा दोस्तों, तो पहले लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा जाएगा, और जब राज्यसभा से पास होगा बिल तो ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा उसके पश्चात दोस्तों जाता है किसका? सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय अंतिम बार ये चेक करता है दोस्तों, चेक करता है कि इस संविधान में कहीं उल्लंघन तो नहीं है। अगर जब उल्लंघन है तो दोस्तों काट के फेंक देता है। क्योंकि जब हम आपको पढ़ाएंगे न्यायपालिका, जो एनजीसी को पढ़ाएंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वही वही जो राष्ट्रीय न्यायिक मतलब कि क्या कहते हैं नियुक्ति आयोग, जो जज के संबंध में नरेंद्र मोदी बनाए थे 2000 लगभग 15 में दोस्तों, क्योंकि नरेंद्र मोदी लेकर आए थे जजों की नियुक्ति के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 51 का मतलब कि अनुच्छेद 50 का मतलब कि उल्लेख करते हुए उस अंतर्गत संस्था को रद्द कर दिया। कहा कि आप हमारे कार्य मतलब कि न्यायपालिका कार्यपालिका में पृथक कर रही है जो कि असंवैधानिक है। तुरंत उस बिल को रद्द कर दिया, उस कानून को। तो ठीक उसी प्रकार जो अंतिम बार चेक करता है उसको सुप्रीम कोर्ट, तो यही कहा, दो में यही उल्लेख किया हुआ है कि जो कोई भी जो कानून है जो संविधान के विरुद्ध हैं तथा जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हैं उनको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। तो पहला क्या है? पहला है संविधान लागू होने से पूर्व कोई जो कानून है, जो भी कानून है स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे संविधान लागू होने के बाद। और कुछ ऐसे कानून हैं जो संविधान लागू होने के बाद बने हैं, वो संविधान जो उनको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। और 3 में दिया हुआ है कि कानून होते क्या हैं, क्या उनकी परिभाषा दी गई, जैसे कि कोई भी कानून बनाए सरकार, कोई अधिनियम है, कोई प्रथाएँ हैं, उनकी परिभाषा दी गई है, विधि की परिभाषा दोस्तों दी गई है। अगर प्रश्न आता है विधि की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 13 में, क्लोज 7 में दिया हुआ, तो अनुच्छेद 13 का क्लोज 1 में 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 4 में, 4 जो जोड़ा गया दोस्तों, जब ये प्रश्न गया, जब अनुच्छेद मतलब कि ये गया कि कोई भी विधि है अगर वो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध होगी उसको सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि रद्द कर देगा। तब इस संबंध में पहला केस गया शंकरी प्रसाद वाद दोस्तों। केस आपको ध्यान नोट करना दोस्तों, शंकरी प्रसाद वाद गया 1951 ईस्वी में दोस्तों। तो इस वाद में ये इसलिए गया था दोस्तों, ये पूछा गया था जो संविधान संशोधन जो है दोस्तों, ये विधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। उन्हें चिंता हुई ना, क्योंकि अगर विधि की परिभाषा के अंतर्गत आएगा तो अगर संविधान संशोधन होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देगा, अगर कहीं गलत होगा तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद वाद में 1991 जो गया था, उसमें कहा कि जो संविधान संशोधन है वो विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। तो कहा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक बार बाद ये मतलब एक कुछ समय के बाद बात उठी कि यार आता है कि नहीं आता है। इस संबंध में फिर दोबारा कैसे गया, 1900 कब गया, 1965 में गया। उस केस का नाम था सज्जन सिंह वाद। इसमें गया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वही अपने जजमेंट को पुनः दोहराते हुए कहा कि जो संविधान संशोधन जो है वो विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। फिर दोबारा केस गया गोलकनाथ वाद केस दोस्तों, ये गया 1967 ईस्वी में दोस्तों। सारे केस आपको याद रखना, हो सकता है प्रश्न आ जाए कि गोलकनाथ वाद कब गया था केस, और शंकरी प्रसाद केस कब गया था, हो सकता है परीक्षा में आ जाए दोस्तों। तो हम सोचते हैं कि कहीं से भी प्रश्न आपके ना छूटें। तो जो तीसरा वाद गया गोलकनाथ वाद दोस्तों 1967 ईस्वी में। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा पता है आपको? सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को दोस्तों तुरंत बदल दिया और कहा कि संविधान संशोधन जो है वो विधि के परिभाषा के अंतर्गत आता है। दोस्तों अब क्या होगा, सरकार चिंता में आएगी कि अगर हम कोई ऐसा कानून बनाएंगे जो मतलब कि फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर देगा। इसलिए उसने संविधान संशोधन के 24वां और अनुच्छेद 13 का 4 जोड़ा, उसने 4 जोड़ा और कहा कि जो संविधान संशोधन है विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, करिए संशोधन, कोई बात नहीं। लेकिन उसने फैशन भारतीय वाद में जो कि 73 में गया उसमें दोहराते हुए कहा कि आप संशोधन करिए बट मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत थ्योरी दिया उसने। कहा कि मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात मूल ढांचा का सिद्धांत दिया, तो केशवानंद भारती में दिया। उसने कहा कि आप संशोधन करिए, हमें कोई चिंता नहीं, बट मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने कहा अब ये क्या होता है? उसने कहा ये हम बताएंगे नहीं, आप कोई भी कानून लेकर आएंगे हम उसको चेक करेंगे, अगर मूल ढांचा प्रभावित होगा तो उसको हम निरस्त कर देंगे। तो वही दोस्तों इस वर्तमान में लागू है। कोई भी जो कानून सरकार बनाता है मतलब जो अंतिम समय में सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करता है कि कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं है, कहीं से मूल ढांचा प्रभावित तो नहीं हो रहा है। तब उसको अगर प्रभावित हो रहा होता है तुरंत उसको क्या कहते हैं रद्द कर देता है, निरस्त। वैसे कोई बात नहीं, जैसे कि एनजीसी आयोग है जो आपको न्यायपालिका में पढ़ाएंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ाएंगे कैसे कैसे बना, उसमें क्या था गलतियाँ जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया,
आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। ये रही कहानी अनुच्छेद 11 से संबंधित दोस्तों। तो यही अनुच्छेद 32 दोस्तों बताया हुआ है कि अनुच्छेद 32 के माध्यम से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो कि विरुद्ध है जैसे कि। तो अनुच्छेद 13 हो गया। अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ? अब अनुच्छेद 14 में दिया हुआ विधि के समय समानता। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आता है कि किस अनुच्छेद में विधि के समय समानता या विधि के समय समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 को तुरंत टिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में दिया गया है शिक्षण, जो शिक्षा संस्थान है उसमें समानता का दिया गया है कि आप कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और तो ये आपको ध्यान रखना है शिक्षा संस्थानों में। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर। अनुच्छेद 16 में यह है लोक नियोजन में समानता, मतलब कि जो लोक नियोजन है उसमें भी राज्य जो भेदभाव नहीं करेगा कि आप मुस्लिम हैं आप इसमें फार्म नहीं भरेंगे, आप वो है आप इसमें फार्म नहीं भरेंगे, कोई भेदभाव नहीं है। ये हमारा अनुच्छेद 16 में कहा हुआ है। अनुच्छेद 16 दोस्तों क्लॉज 6 दोस्तों लगभग। अनुच्छेद 15 के भी क्लॉज मतलब कि 6 हैं। 15 का क्लॉज 1 2 3 करके, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, तो इतना डीपली जाएंगे तो लोग और जो आपका सेशन है लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट अनुच्छेद 17 हमने बता ही दिया, अनटिसेबिलिटी अस्पृश्यता और पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 18 दोस्तों पढ़ लेते हैं, जो कि उपाधियों का अंत है। इसमें भी दोस्तों अनुच्छेद कितने अनुच्छेद? हाँ, अनुच्छेद 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 2 3 और 4, मतलब कि 4 क्लोज है। पहला क्लोज 18 तो कह रहा है कि राज्य जो है उपाधियों का अंत करेगा, और 18 का अनुच्छेद 18 का क्लोज फर्स्ट ये कह रहा है कि मतलब कि राज्य जो है शिक्षा और सेना के छोड़कर किसी भी उपाधियाँ प्रदान नहीं मतलब कि नहीं करेगा। इसमें जानते हो क्या? शिक्षा मतलब क्या? जो कोई जैसे बहुत लोग कहते हैं जो पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी करने के उपरांत उनको डॉक्टर की उपाधि मिलती है, डॉक्टर की। तो ये थोड़ा ना है कि डॉक्टर आप नहीं लगा सकते, तो डॉक्टर उपाधि है, इसलिए इसमें साफ साफ लिखा है कि शिक्षा और सेना क्या है, जैसे सेना परमवीर चक्र मिलता है और कर्नल की रैंक मिलती है, मेजर की रैंक मिलती है, इस प्रकार से परमवीर कोई है, कोई महावीर है, कोई शौर्य चक्र, इस प्रकार से है। तो इसमें कहा गया है कि सेना और शिक्षा को छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि कोई भी व्यक्ति नहीं धारण करेगा। तो अनुच्छेद 1 कहा गया है। अनुच्छेद 2 का क्या कहा गया? अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का विदेशी राज्य से, जैसे कि अब ये नहीं कि हम सोचे कि भारत नहीं ग्रहण कर सकते, विदेश से ग्रहण कर लें, तो विदेश से भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि विदेश ब्रिटेन से भी उपाधियाँ मिलती रही है भारत को, जैसे कि रविन्द्रनाथ को नाइटहुड की उपाधि, और किसी को कोई उपाधि, किसी को जैसे महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट, इस प्रकार से उपाधि मिलती थी विदेश से भी। तो इसमें 2 में जो है ऐसा ऑप्शन बना किया हुआ है कि जो भारतीय जो व्यक्ति है वो विदेशी राज्यों से भी, जो विदेशी जो राष्ट्र हैं उनसे भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। और 3 में क्या हुआ है? 3 में कहा हुआ जो विदेशी भारत में रह रहे हैं, तो जो विदेशी जो भारत में रह रहे हैं वो भी भारत से मतलब कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति से जो है उपाधि भारत से ग्रहण नहीं कर सकते, विदेशी के लिए दोस्तों है। और 4 में क्या कहा गया? 4 में कहा गया, साफ साफ बताया गया है कि अगर आपको, चाहे आप भारतीय हों चाहे आप विदेशी हो, अगर आपको हर हाल में उपाधि ग्रहण करना है तो आप पहले राष्ट्रपति को मिलिए, राष्ट्रपति से अनुमति लीजिए। अगर राष्ट्रपति अनुमति प्रदान कर दे तो आप आराम से उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। तो आप करिए 18 क्लॉज 1 2 3 4, ये रहे 18 का दोस्तों। तो इसमें इनसे क्लॉज आपको याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना है कि उपाधियों का अंत है, और शिक्षा और सेना को छोड़कर ये भी आपको याद रखना, हो सकता आ जाए बैकग्राउंड। नेक्स्ट है 19 में प्रॉपर इसका पोस्टमार्टम, मतलब क्या कहते हैं इसका पोस्टमार्टम ही कर लिया हमने, अनुच्छेद बता दिया है। क्लोज 19 का 1 का ABCDEF छोड़ के G, मैंने पूरी मतलब कहानी पर पूरा प्रश्न बना कर लेकर आए थे बराबर दोस्तों, हमने करा दिया है। आपको पता उम्मीद है समझ में अच्छे प्रकार से आया होगा, जो कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई हैं। पहले 7 थी, लेकिन हमने बताया हुआ 40वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। अब 300 के काम यहाँ कानूनी अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट। नेक्स्ट प्रश्न क्या? 20 में बता दिया गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से नहीं हुई, 2 सिद्धि से संरक्षण दोस्तों। जो बहुत लक्ष्य विधियाँ थी मैंने बता दिया, और जो दोहरे मतलब स्वयं के खिलाफ गवाही, इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 20 के बारे में प्रॉपर चर्चा किया हुआ है। अनुच्छेद 21 मैंने बता दिया है कि निजता का अधिकार, विवाह शादी का अधिकार हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि विदेश जाने का अधिकार किसमें दिया है? तो विदेश जाने का अधिकार दिया हुआ इसी में, अनुच्छेद 21 में। और 22 में उल्लंघन नहीं, प्रावधान किया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से मतलब के प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे कि इसमें ये दिया हुआ है कि जैसे कोई को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको कारण बताना होगा, और उसको 24 घंटे के अंतर्गत उसको किसी भी मतलब की जो दंडाधिकारी होगा उसके सामने प्रस्तुत करना होगा। ये पुलिस का दायित्व दोस्तों है। तो 22 में ये प्रावधान किया हुआ है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 23 में क्या है? 23 में वही दोस्तों है क्या, जैसे कोई व्यक्ति जैसे बलात्श्रम, जैसे कि बहुत लोग जैसे हैं कि आपसे कार्य करवा रहे हैं और आपको मतलब वेतन या प्रकार कहते हैं कि वही पैसा नहीं देते हैं प्रकार से, या फिर जैसे दास प्रथा थी उसमें क्या
थी, पहले थी विधान प्रथा भारत में, आपको पता ही होगा। तो इस प्रकार से जो है इसको कहते हैं बलात्श्रम, मतलब बिना पैसे से काम कराना। तो ये प्रकार से में क्या है, उल्लंघन है। अगर ये आपसे कोई करा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट आराम से जा सकते हैं अनुच्छेद 23 के तहत। तो ये व्यक्तियों का प्रकार से बताया गया है कि कोई दास प्रथा इस प्रकार से कार्य बिना मतलब कि रुपये दिए नहीं करा सकता है। तो अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम का निषेध किया हुआ है, इसका बलात्श्रम का। नेक्स्ट है 24 में। 24 में क्या हुआ, 24 में बाल श्रम है। बाल श्रम बालकों के लिए जिनकी उम्र 14 साल से कम है तो बिल्कुल ही काम नहीं कर सकते। अगर ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं तो आप उनके अधिकार के लिए लड़ भी सकते हैं और वो व्यक्ति आराम से जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसलिए आप देखे होंगे जिनकी उम्र 18 साल नहीं है किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए योग्य नहीं माने जाते हैं, आपको पहले भली बात पता होगा। तो 24 बच्चों के लिए है, 23 व्यक्तियों जो जवान उनके लिए है। नेक्स्ट है 25 में धार्मिक स्वतंत्रता दोस्तों दी गई है। इसमें क्या कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण मतलब कि किसी भी धर्म को मान सकता है दोस्तों, पूरी स्वतंत्रता दोस्तों है। 26 में क्या हुआ, 26 जो अनुच्छेद दोस्तों, ये 26 अनुच्छेद मतलब कि किसको प्राप्त है, ये दोस्तों व्यक्ति नहीं प्राप्त है, ये अनुच्छेद प्राप्त है, अनुच्छेद प्राप्त है मतलब कि संस्था को। कौन सी संस्था, जैसे कि संप्रदाय था, जैसे कि रामकृष्ण मिशन था, आर्य समाज था, सत्यशोधक समाज था, इस प्रकार से, या किसका कोई इतिहास रहा हो, इस प्रकार जो संप्रदाय हैं उनको दोस्तों प्राप्त है, ना कि व्यक्ति को प्राप्त है। इसी वाद में एक वाद केस गया था, सबरीमाला मंदिर केस दोस्तों। इसी केस इसलिए गया था क्योंकि इसमें जो सबरीमाला मंदिर था उसमें कहा गया कि महिलाएं मतलब कि प्रवेश नहीं कर सकती। तो किस लिए नहीं प्रवेश कर सकती भला, तो इसलिए वाद केस गया ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका सबरीमाला मंदिर है कोई संप्रदाय मतलब कि कोई संस्था नहीं है, तो इसलिए आप आराम से प्रवेश कर सकती हैं। क्योंकि अगर जैसे कि संस्था कोई है तो ये अधिकार उस संस्था के संस्थापक को रहता है कि वो डिसाइड करे कि क्या कानून है, क्या नियम है, वो अलग से तय होते हैं। लेकिन जब संस्था ही नहीं है तो डिसाइड कैसे करेंगे, आप कौन होते डिसाइड करने वाले कि कौन प्रवेश करेगा कौन नहीं प्रवेश करेगा। इसलिए ये 26 जो अनुच्छेद है ये सिर्फ संप्रदाय को प्राप्त है, ना कि व्यक्ति को। लेकिन यह धार्मिक धर्म से ही संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 किस लिए है, 27 टैक्स के लिए है। जैसे कि आपको पता है कि आप मेडिकल हिस्ट्री में पढ़े होंगे जजिया कर के बारे में, जो कि धार्मिक कर था, जो कि क्या था, गैर मुस्लिम कर था, जिसको मतलब मुसलमानों से बिना छोड़कर बाकी सभी से लिया जाता था, जिसकी शुरुआत जो किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, और समाप्त करने कई लोगों ने प्रयास किया, अकबर ने किया था, लेकिन मूलतः लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1832 में इसको समाप्त कर दिया, पूर्णतः कहते हैं जिसको, कानून के द्वारा बनाकर। तो जजिया कर एक धार्मिक कर था। इस प्रकार जो हमारा अनुच्छेद 27 है प्रावधान कर रहा है कि हमारे भारत में कोई भी ऐसा कानून नहीं, मतलब कर नहीं जो धार्मिक कर दोस्तों, जो धार्मिक कर के नाम से लिया जा रहा हो, तो इसमें धार्मिक कर की पूर्णता मनाई है दोस्तों 27 में। 28 में पता ही है धार्मिक शिक्षा संस्थानों के बारे में, कि कोई भी व्यक्ति मतलब कि धार्मिक संस्था, अगर कोई निजी प्राइवेट संस्था है तो धार्मिक शिक्षा दे सकती है, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई भी धार्मिक संस्था शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर दी भी जा सकती है तो सबको बराबर ही नहीं कि सिर्फ हिंदू को दी जाए। जैसे कोई प्राइवेट, जैसे कोई कॉलेज है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को मुस्लिम शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें अधिकार नहीं है। अगर दी जाएगी तो सबको बराबर दी जाएगी, हिंदुओं की भी और हर अदर मतलब कि क्या होते हैं कोई कल्चरल प्रोग्राम, उसमें हर मतलब कि धर्म को दिखाया जाएगा, ये नहीं कि सिर्फ हिंदू की पढ़ाई की जाए। तो ये मनाही कर रहा है 28 में दोस्तों। इसमें भी राज्य का मतलब लगा है पैसा, या राज्य का कोई इतिहास रहा है, उसमें इस तरह का कार्य नहीं होगा, क्योंकि कोई प्राइवेट संस्था है तो आराम से कर सकती है। नेक्स्ट 29 दोस्तों माइनॉरिटी के लिए दिया गया दोस्तों। आपको बता दें माइनॉरिटी है, उसको संविधान में कहीं भी मतलब परिभाषित नहीं किया गया है कि माइनॉरिटी कौन होगी। इसको कहते हैं अल्पसंख्यक दोस्तों। अल्पसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक दोस्तों को वही है, एक धर्म से हिंदू को छोड़ दो बाकी सारे अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन सब अल्पसंख्यक दोस्तों पर भारत देश में यहाँ। तो 29 और 30 जो दो अनुच्छेद दोस्तों उनके लिए प्रदान किए गए हैं अल्पसंख्यक के लिए। ये भी आपको ध्यान रखेंगे, उनको अपनी शिक्षा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को मतलब कि संरक्षित करने का अधिकार पूरा दोस्तों है। 29 में कहा गया दोस्तों अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी में एक वाद गया था दोस्तों, तो उसमें कहा गया कि जिनकी संख्या 50% से कम है वो सभी माइनॉरिटीज़ हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और माइनॉरिटी को दोस्तों राष्ट्र लेवल पर प्रभावित किया गया, यानी कि राज्य लेवल पे, क्योंकि राज्य लेवल तो कई मतलब ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं, कई ऐसे राज्य उत्तर प्रदेश हिंदू ज़्यादा हैं, तो राज्य लेवल पर प्रभावित नहीं किया गया है। जो ये प्रभावित किया गया तो राष्ट्र लेवल पर प्रभावित किया गया। पूरे भारत देश में देखा गया है कि जिसके हिंदू है लगभग 70% से 70% लगभग ज़्यादा हिंदू है। तो हिंदू माइनॉरिटी नहीं है, हिंदू तो मेजोरिटी है, बहुसंख्यक है। लेकिन और अन्य जो धर्म है जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, सब अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है। तो इनके लिए 29-30 प्रावधान कर रहा है। और नेक्स्ट 31 दोस्तों, 31 आपको पता ही है कि जो संपत्ति अधिकार था 31 में, और 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज कितना एफ, ये दोनों अनुच्छेद संपत्ति अधिकार साथ दोस्तों हटा दिए गए हैं। अब ये कहाँ पहुँच गया है, 300 का काम में पहुँच गया है। तो ये नहीं है वर्तमान में, अनुच्छेद 31 नहीं है। अनुच्छेद 32 का है, 32 ने पढ़ा ही दिया है। 32 में संविधान की आत्मा जो अम्बेडकर ने कहा। और जो 32 में दोस्तों 5 प्रकार की जारी की जाती है। पहले ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश है, फिर अधिकार परीक्षा है, फिर क्या कहते हैं उत्प्रेषण,
फिर है प्रतिषेध। अब बात करते हैं रिट होती क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट तब जारी करता है जैसे जब कोई व्यक्ति ऐसे है जिसको पुलिस ने गैर कानूनी से हिरासत में रख लिया है और उसकी शरीर का पता नहीं चल रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति लेकर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उस व्यक्ति को जिसको भी आपने गिरफ्तार किया उसको सशरीर पेश किया जाए तब न्यायालय में। तो ये इसलिए तब जारी की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है परमादेश। परमादेश ये होता है कि कोई जैसे अधिकारी है, गवर्नमेंट अधिकारी जो अपना कार्य सही से नहीं कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, कहता है बी कमांड, तो हम आदेश देते हैं कि आप ये कर्तव्य का पालन कीजिए। तो परमादेश तब होता है। और अधिकार परीक्षा होता है। अधिकार परीक्षा ये होता है दोस्तों जब कोई जैसे कर्मचारी जैसे गवर्नमेंट अधिकारी जो होता है दोस्तों, जब जैसे अपने अधिकार से ज़्यादा कार्य करने लगता है, जैसे जो अधिकार क्षेत्र है वो है नहीं फिर भी वो मतलब अपना क्या कहते हैं टांग अड़ाना होने लगता है, तब सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा जारी करता है, कहता है किस अधिकार से या आप किस हैसियत से आप ये कार्य कर रहे हैं। तो अधिकार परीक्षा होता है। नेक्स्ट दोस्तों होता है क्या, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण दोस्तों ये एक मतलब कि न्यायालय द्वारा जारी की जाती है प्रोसेस न्यायपालिका को, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट को जारी करता है दोस्तों। जैसे ये होता है जैसे कोई भी वाद है, जैसे कोई केस है जो इंपॉर्टेंट केस है उस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहेगा कि आप इसको रोक दीजिए। तो ये उस उत्प्रेषण है, इसको कहते हैं मना करना दोस्तों। नेक्स्ट है प्रतिषेध। तो नहीं, प्रतिषेध दोस्तों होता है मना करना। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण दोस्तों होता है इसमें कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो आप केस सुनवाई कर रहे हैं उसको रोकते और आप तुरंत ये केस हमारे पास भेज दीजिए। इसलिए जो उत्प्रेषण है उसको ही क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम भी कहते हैं दोस्तों। क्योंकि प्रतिषेध में ऐसे मना करता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कि आप इसको वहीं रोक दीजिए बस। और जो प्रेषण है उसको कहता है कि आप रोकिए और हमारे पास भेजिए साथ में, हम इस पर निर्णय देंगे। तो ये रही रेट 5 प्रकार की। और आपको पता है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार जारी करता है, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट है उसको 6 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए रिट के मामले में हाई कोर्ट को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं, क्योंकि जो इंजेक्शन रिट है इंजेक्शन तो वो एक ज़्यादा रिट है जो कि हाई कोर्ट को प्राप्त है, जबकि सुप्रीम कोर्ट यह रिट प्राप्त नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिट के मामले में हाई कोर्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट से। ये रिट के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार बता दिया, 5 प्रकार रेट, पूरी परिभाषा ही बता दिया इनके बारे। कोई बेसिक प्रश्न है वो तो प्रश्न वही जो हम भी कहानी सुनाते हैं दोस्तों, अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो सारे प्रश्न वहीं से होते हैं दोस्तों। तो ये नहीं है कि प्रश्न कहीं से बंद कराएंगे, पूरी कहानी पूरी पॉलिटी की पूरी जो कहानी के रूप में याद है तो पूरी कहानी दोस्तों सुना देते हैं। अब ले किस रेट को पोस्टमार्टम संख्या दी गई है तो वही है क्या, उत्प्रेषण। तो विकल्प नंबर बी दिया हुआ है। परिषद ने बता दिया, सिर्फ मना करता है, इसको कहता है वापस हमारे पास भेज दो। बंदे पर जब कोई गिरफ्तार हो जाता है परमादेश जब कोई अधिकार अंतर की करता नहीं, कर्तव्य का पालन नहीं करता तब के लिए कहता है बी कमांड ढावा दे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है सबरीमला मंदिर वाद है किस अनुच्छेद से संबंधित, वही अनुच्छेद 26 से संबंधित है दोस्तों ने बता दिया पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है कि उसमें महिलाओं को घुसने की एंट्री नहीं दी गई थी जब से या वाद गया था सबरीमला मंदिर वाद सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो सबरीमला मंदिर है दोस्तों ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है, तो आप कानून नहीं बना सकते हैं कि महिलाएं नहीं घुसेंगी। तो इसमें महिलाओं की प्रवेश की इजाज़त मिल गई थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों ये वाद था अरुणा शानबाग वाद 2011 में दोस्तों। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु का वाद सिद्धांत दिया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो अपना जो भारत संविधान उसमें दोस्तों जो है मरने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये नहीं कि मर सकते हैं, मरने का अधिकार नहीं है दोस्तों। अगर मरने की कोशिश आप कर रहे हैं, अगर बच गए दोस्तों तो आपके पर सजा की कार्रवाई होगी दोस्तों। तो मरने का अधिकार नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों अपने में जो फंडामेंटल राइट को त्याग का अधिकार नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट को त्याग नहीं सकते हैं। इसलिए इस मतलब की हिसाब से इसमें केस गया था अरुणाचल वाद मतलब की केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु का वर्त दिया। मतलब सिद्धांत है, इसका मतलब ये होता है कि 2 प्रकार की इच्छा मृत्यु होती है, निष्क्रिय होती है सक्रिय। सक्रिय होती है कि आप किसी को मतलब कि क्या कहते हैं कि गला दबा कर मार डालना या मतलब सक्रिय रूप से मारना, तो यह दोस्तों अपने यहाँ वैध नहीं है। अपने निष्क्रिय वैध इसलिए है क्योंकि आप जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए मरना अनिवार्य दोस्तों है, क्योंकि दोस्तों मरना ही मतलब कि उसके लिए जीवन के लिए क्या कोई व्यक्ति कहने लगता है कि हमको मरना है, कि हमें मरने की आवश्यकता है। मतलब ये प्रकार कहते हैं कि मतलब ये उस स्थिति में होता है जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए जीने से मतलब कि अच्छा मरना ही होता है दोस्तों। तो उस व्यक्ति को आप निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के सिद्धांत से मार सकते हैं। निष्क्रिय क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति कोमा में है तो उसका लाइफ सपोर्ट हटा दीजिए या फिर कोई इंजेक्शन है उसको लगा दीजिए, इस प्रकार से आप उसको मार सकते हैं। तो इसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं दोस्तों। तो जो अरुणा शानबाग वाद केस गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा से मृत्यु का सिद्धांत दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केस हो सकता आ जाए तो 2011 में, आप याद ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है शंकर प्रसाद वाद 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने करने दिया। तो वही बताया ना, शंकर प्रसाद ने कहा कि सर्वोच्च की जो संविधान संशोधन है तो विधि के परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो विकल्प नंबर क्या है, बी। फिर जो केस गया था गोलाल के बाद उसमें भी कहा कि नहीं आता है, और दोस्तों इसमें नहीं आता दोस्तों। तो संविधान संशोधन जो है विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।
ये कहा। फिर जो गोलकनाथ गया था सुरेश, क्या गया सज्जन सिंह वाला, उसमें भी कहा कि नहीं आता है। बट जब गोलकनाथवाद गया उसमें कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि संविधान संशोधन जो है वो विधि के परिभाषागत अर्थात अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है। तब तत्कालीन सरकार ने संविधान संशोधन किया 24वां और अनुच्छेद 13 का 4 जोड़ा, उसमें लिखा साफ साफ कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। हमने प्रॉपर बता दिया है, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो उम्मीद है आप अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा वही है, क्या था गोलकनाथवाद कब गया था 1967 में गया था। शंकर प्रसाद 51 में 65 में दोस्तों ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा जोड़ा गया, वही जोड़ा गया 13 का 4 हमने बताया। इसमें बताया कि इसमें ये उल्लेख किया गया कि जो संविधान संशोधन है जिसको जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो जो अनुच्छेद 13 का क्लॉज 3 है विधि की परिभाषा उसके अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न हमने इन पर प्रॉपर चर्चा किया हुआ है, हमें उम्मीद है आपको समझ में वीडियो आया होगा। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक जो 38, 45, 40 3 प्रश्न हैं इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्योंकि हमने इन पर प्रॉपर चर्चा किया हुआ। अगर आप लोग ईमानदारी से वीडियो देख रहे होंगे तो हमें उम्मीद है इसका उत्तर आप आसानी तुरंत कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएँ तो एक बार वीडियो दोबारा देखिए और तब भी नहीं जान पाए तो आप कमेंट कीजिए, उसका उत्तर हम देंगे। नहीं फिर बहाल आप ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य कीजिए, और बाकी तो हम तो कर ही रहे हैं, वो आपके समझ है। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हमें आपको गारंटी दे रहे हैं क्योंकि आपको अगर आप ईमानदारी से देखेंगे वीडियो तो आपको 75 में बिल्कुल आपको 75 अंक प्राप्त हो जाएंगे आपकी परीक्षा में। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।